नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए अगर बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि बिहार में एग्जामिनेशन हुआ था सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जिसको बोलते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और इसमें दूसरा पेपर हुआ था डीईओ का। डीईओ दैट इज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर का। किसमें, कौन सा विभाग में हुआ था? तो बिहार विधान परिषद। जी हाँ, बिहार विधान परिषद में हुआ था। इसको भी ध्यान रखिएगा, विधान परिषद में। कब हुआ था इसका एग्जामिनेशन? तो 20 अक्टूबर को। जी हाँ, 20/10/2024 को एग्जाम हुआ था। ओएमआर बेस्ड था। तो वही पेपर हम यहाँ पर आज पूरा डिस्कस कर लेंगे जनरल अवेयरनेस के। कुल मिलाकर 55 क्वेश्चन था जनरल अवेयरनेस के, और वैसे पेपर में 100 क्वेश्चन था। तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। तो 100 क्वेश्चन में 55 क्वेश्चन था, और इसके 27 को भी एग्जाम हो चुका है। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने है कि द रिवर मोस्ट मेंशन इन द ईयरली वैदिक पीरियड। ईयरली वैदिक लिटरेचर में तो सबसे ज्यादा जो है, देखिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है कौन सी है? तो सिंधु इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, सिंधु नदी सबसे जो है ज्यादा वर्णित है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन दिखने में आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, तो इसको हम जो पढ़ रहे हैं उसको जानिए। हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। यानी कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो सुश्रुत इसका सही उत्तर होगा। यानी कि सुश्रुत जो है गुप्त काल में जो है एक आयुर्विज्ञान के जो है यहाँ पर विषय थे। इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ द एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो देखिए, जनरली जो स्क्रिप्ट होते हैं वो लिखे जाते हैं लेफ्ट से राइट में। जी हाँ, लेफ्ट से राइट में लिखे जाते हैं, लेकिन ये बात कर रहा है कि राइट से लेफ्ट की तरफ लिखाया है। तो यह है खरोष्ठी लिपि। जी हाँ, खरोष्ठी इसका सही उत्तर होगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खरोष्ठी इसका ध्यान रख लीजिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ द अशोक। तो देखिए, पर्सनल नेम ध्यान रखिएगा, यानी कि व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो देखिए, मस्की यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा, राज्यादेश है यानी कि एडिक्ट है। तो मस्की इसका सही उत्तर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मस्की, यानी कि डी इसका सही उत्तर होगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसमें रुमिन देई जो एडिक्ट है, इसमें क्या मिलता है? तो अशोक के युद्धों का वर्णन मिलता है। जी हाँ, अशोक के युद्धों का वर्णन मिलता है। युद्धों का वर्णन यानी जो अशोक ने लड़ाई लड़ी है उसका वर्णन रुमिनदेई जो है एडिक्ट में, जबकि व्यक्तिगत नाम मस्की जो है एडिक्ट में मिलता है। उसका देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कॉर्पोरेशंस ऑफ द मर्चेंट इन एनिसेंट इंडिया। यानी कि ध्यान रख लेना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? क्या था? निगम था। एनिसेंट इंडिया में जो मर्चेंट था उसका कॉर्पोरेशन था। यानी कि यहाँ पर क्या होता था, किसी को जैसे व्यापार करना है तो वहाँ पर जाता था और जो है रजिस्ट्रेशन अपना करवाता था कि हमें कहाँ बेचना है, क्या बेचना है। तो इस तरह से उसके लिए जो है ध्यान रखिएगा मनीग्राम था। जी हाँ, मनीग्राम इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका डी से होगा। मनीग्राम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर वाज हेल्ड एज द जगत गुरु। देखिए, उनको जगत गुरु के नाम से जाना जाता था बाई हिज मुस्लिम सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ इन सेकुलरिज्म। यानी कि मुस्लिम शासक थे, उनको जो है धर्म निरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। तो जगत गुरु कहकर जो है किसको पुकारती थी?
तो इब्राहिम आदिल शाह। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। इब्राहिम आदिल शाह का प्रजा जो है जगत गुरु के नाम से पुकारती थी। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगोल अंडर चंगेज खान, क्या था, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? यानी कि मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रिजनव। तो इल्तुतमिश के शासन काल में जो है किया था आक्रमण। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। इल्तुतमिश इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज द फेमस विजय, ध्यान रखिएगा, विजय विठल टेम्पल हैविंग इट्स 56 कार्व पिलर जो इमिटिंग म्यूजिकल नोट लोकेटेड। यानी कि प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है, जिसके 56 तछित स्तंभ संगीतमय स्वर म्यूजिकल नोट्स निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों हम्पी में लोकेटेड है। हम्पी कर्नाटक में है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हम्पी में लोकेटेड है ये प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर, जो कि 56 कार्व पिलर इमिटिंग म्यूजिकल नोट्स निकालती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल इंपेयर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री। तो फर्स्ट फैक्ट्री जो है जहांगीर के समय में, इसको ध्यान रखिएगा। तो जहांगीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जहांगीर आंसर बी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू दीव को जो है पुर्तगीज के। यानी कि मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था? क्या किया था? तो दीव जो दमन दीव है, यानी कि दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था। तो इसका नाम जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो मोहम्मद शाह इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि आंसर इसका डी सही होगा। मोहम्मद शाह इसका सही उत्तर होगा। मोहम्मद शाह ने क्या किया था कि गुजरात के एक शासक था जिसने दीव को पुर्तगालियों को दे दिया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द सेपरेशन ऑफ ठग। तो देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। जी हाँ, बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है और यहाँ पर विधान परिषद में भी पूछा गया है अभी। तो इसको ध्यान रखिएगा कि सेपरेशन ऑफ ठग जो है किनसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है विलियम बेंटिक, जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे 1828 से लेके 1835 तक। विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल थे और इन्होंने ही 1835 ईस्वी में, विलियम बेंटिक ने 1835 ईस्वी में ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट बनाया। क्या बनाया? ठगी एंड जो है डकैती डिपार्टमेंट बनाया और इसके सुप्रिटेंडेंट बनाया कैप्टन स्लीमन को। तो यहाँ पर कैप्टन स्लीमन इसका सही उत्तर होगा। तो ठगों के दमन के बारे में कौन संबंधित है? तो कैप्टन स्लीमन। अब देखिए कैप्टन स्लीमन ना देके लॉर्ड विलियम बेंटिक अगर दिया रहे तो वो भी सही उत्तर होगा, क्योंकि उन्होंने ही बनाया, लेकिन सुपरिटेंडेंट बनाया कैप्टन स्लीमन को। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश मैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भागवत गीता इनटू द इंग्लिश। यानी कि कौन सा सर्वप्रथम थे जिन्होंने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। तो चार्ल्स विल्किंस इसका, यानी कि उत्तर बी इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडिया द फर्स्ट बैंक जो है जिसमें लायबिलिटी मैनेज बाय इंडियंस फाउंडेड इन 1881। यानी कि 1881 में जो बैंक जो है यहाँ पर फाउंड किया गया था, जिसको पूरी लायबिलिटी को मैनेज किया जाता था इंडियंस के द्वारा। तो अवध कॉमर्शियल बैंक इसका सही उत्तर होगा, जो कि 1881 में इसको फाउंड किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, अवध जो है यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक होगा। यानी कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ था, उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का संबंध यहाँ पर था। तो अवध कॉमर्शियल बैंक इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो देखिए 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें झांसी, तो झांसी से यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है रानी लक्ष्मीबाई थे, लखनऊ से हजरत बेगम महल थे, जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह थे, लेकिन चित्तौर इसका सही उत्तर होगा। तो चित्तौर इसका बी सही हो जाएगा। चित्तौर जो है प्रभावित नहीं था 1857 के रिवॉल्ट से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? यानी कि स्थानीय भाषा में
जो पत्रिकाएं छपती थी, अखबार छपते थे, उस पे जो है रोक लगना। तो ये कब लाया गया था? तो दोस्तों लाया गया था, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1878 में। 1878 में लॉर्ड लिट्टन ने लाया था। तो लिट्टन ने लाया था, ध्यान रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लेकिन इसको रिपील्ड कर दिया गया 1881 में। 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। लॉर्ड रिपन ने इसको रिपील कर दिया। तो लॉर्ड रिपन इसका सही उत्तर होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विली विली क्या है? तो देखिए विली विली एक चक्रवात है जो कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, तो चक्रवात को जो है विली विली जो है बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यानी कि उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है विली विली। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटिनेंट विद द हाईएस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड? देखिए जो कंटिनेंट है तो सर्वाधिक आबादी वाला जो एशिया है, यानी कि सबसे ज्यादा आबादी वाला जो कंटिनेंट है, यानी महाद्वीप है, वो है एशिया। लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट मीन एलिवेशन पूछा जा रहा है कि किसका है? तो अंटार्कटिका का है। तो अंटार्कटिका का अगर मीन एलिवेशन ही अगर पूछ लिया जाए तो सी लेवल से 2300, जी हाँ 2300 जो है मीटर जो है, यानी कि सी लेवल से जो है, मीन सी लेवल से 2300 मीटर इसका जो है ऊंचाई है। तो अंटार्कटिका का तो ये हाईएस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड है अंटार्कटिका का। तो अंटार्कटिका इसका सही उत्तर होगा। यानी कि कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? तो अंटार्कटिका है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदर कंडीशन इज इंडिकेटेड बाय सडन फॉल इन द बैरोमीटर? यानी कि अचानक गिर जाना बैरोमीटर के रीडिंग को, तो स्टॉर्मी यानी कि तूफानी मौसम है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, तूफानी मौसम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वार्टजाइट कायांतरित होता है, यानी कि क्वार्टजाइट इज मेटामॉर्फोज्ड फ्रॉम, तो किससे जो है यहाँ पर रूपांतरित होता है, यानी कि कायांतरित होता है? तो बलुआ पत्थर से। तो बलुआ पत्थर से जो है क्वार्टजाइट बनता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यानी कि सैंडस्टोन इसका सही उत्तर होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस, यहाँ पर देखिएगा डायामेंटिना, तो डायामेंटिना जो है ट्रेंच यानी कि गर्त जो है मिलता है। तो डायामेंटिना गर्त जो है कहाँ मिलता है? तो यहाँ पर इंडियन ओशियन में। और डायामेंटिना फ्रैक्चर जोन भी इसको बोलते हैं। डायामेंटिना फ्रैक्चर जोन भी इसको बोलते हैं। तो यह है आपको हिंद महासागर में, दैट इज ए इंडियन ओशियन में है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन हैज द हाईएस्ट अल्टीट्यूड एबव द मीन सी लेवल? यानी कि मीन सी लेवल से हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे है। तो ये बंगलुरु शहर है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यानी कि बंगलुरु इसका सही उत्तर होगा। दिए गए ऑप्शन में से माध्य समुद्र स्थल से इसकी ऊंचाई बंगलुरु की सबसे ज्यादा है। देखिए इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक? अब देखिए गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है किस राज्य में है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अरावली जो रेंज है, अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। और गुरु शिखर कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, राजस्थान। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड? अब देखिए ओंकारेश्वर परियोजना जो है कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अवस्थित है। और इस पे जो है नर्मदा नदी पे ओंकारेश्वर परियोजना है। तो दो चीजें ध्यान रखना है कि ये किस नदी पर है? तो नर्मदा पे। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी was permission required for the cultivation of a genetically modified crop such as BT cotton in India? तो देखिए BT कॉटन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इसको अप्रूवल दिया था। तो इसको जरूर ध्यान रखिए। यानी कि देखिए बीटी कपास जैसी किसी अनुवांशिक रूपांतरित फसल की पैदावार के लिए जिस अनुवांशिकी प्रौद्योगिकी मूल्यांकन समिति की अनुमति लेनी पड़ती है, तो कृषि मंत्रालय के। तो कृषि मंत्रालय बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये सब इसको ध्यान रखिएगा। उसके देखिए एमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर इफिशिएंट क्रॉप? इवन ए यूपीएससी के क्वेश्चन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं
कि लिस्ट वाटर यानी न्यूनतम जल जो है इफिशिएंट वाटर, यानी कि कहाँ किस फसल है, तो गन्ना है, यानी कि शुगर केन है लिस्ट वाटर इफिशिएंट क्रॉप। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, 1935 का यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा 1935 का। तो इसमें जो है रेसिडुअरी पावर किसको दिया गया था, तो दोस्तों रेसिडुअरी पावर जो है गवर्नर जनरल को दिया गया था। जी हाँ, गवर्नर जनरल, इनको जो है वायसराय भी बोला जाता था, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, यानी कि गवर्नर जनरल को रेसिडुअरी पावर जो है दिया गया था। देखिए हिंदी में भी क्वेश्चन है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां, तो एक गवर्नर जनरल को दिया गया था। आंसर बी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर द आइडियल ऑफ द वेलफेयर स्टेट। तो देखिए यहाँ पर कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करती है, तो DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भाग 4 में है। इसको इतना ध्यान रखिएगा। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। उसका देखिए अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ वायलेट्स, यानी कि किसी आदमी के पास ज़्यादा वेल्थ अगर हो जाए, यानी कि धन का केंद्रीकरण हो जाए, तो ये किसका उल्लंघन करता है, तो अगेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का यहाँ पर उल्लंघन करता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का यहाँ पर उल्लंघन करता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस व्हाट इज इन इंडिया। इसमें से बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कौन है, यानी कि संवैधानिक जो है यहाँ पर कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस जो है यहाँ पर इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 338 बी में इसका किया गया है। तो देखिए इसका अनुच्छेद में जिक्र है, तो ये तो आपको हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो इसके लिए 1993 का एक्ट लाया गया है। नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल, तो देखिए ये तीनों जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी ओनली वन इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग इसका सिर्फ सही उत्तर होगा, यानी कि ओनली केवल एक ही यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी द इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था, क्योंकि 1976 में 42वां संविधान संशोधन, इसमें बहुत सारे जो है चेंजेस कर दिए गए, यहाँ इसमें 42वां, तो इसी को जो है यहाँ पर सुधारने के लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया 1978 में, और इसमें ही जो है 7वां जो फंडामेंटल राइट था, एक जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। यहाँ पर जो है करेक्ट उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन, यानी कि भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया। तो 44वां संविधान संशोधन इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ द पंचशील। तो देखिए पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, यानी कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन बहुत बार चाइना ने धोखा दिया है। तो उसमें था पीसफुल को एग्जिस्टेंस, उसके बाद म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, ये भी था। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर, ये भी था, लेकिन नॉन अलाइनमेंट नहीं था। तो इसके लिए NAM जो है हुआ 1961 में, पहला सम्मेलन जो है बेलग्रेड में हुआ था। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा गुट निरपेक्ष, इसमें नहीं था पंचशील के सिद्धांत में, इसको ध्यान रखिएगा, 5 सिद्धांत था। अब देखिए द स्टेट विच है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लोकसभा। देखिए लोकसभा में जो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आरक्षित सीटें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो देखिए सबसे ज़्यादा सीट अगर लोकसभा में तो 403 है यूपी में, लेकिन यहाँ पर एसटी की बात किया गया है, तो एसटी का सबसे ज़्यादा सीट है MP में, यानी कि मध्य प्रदेश में। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिजोल्यूशंस फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन। देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो है अनुच्छेद जो है 63 में इसका जिक्र किया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। 64 में कहा गया है
कि जो उपराष्ट्रपति होंगे राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो जब राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे उपराष्ट्रपति, तो इनको जो हटाने का सिर्फ और सिर्फ जो है राज्यसभा में ही चलाया जा सकता है प्रस्ताव। तो केवल राज्यसभा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और राष्ट्रपति के लिए दोनों में से कोई भी सदन में चलाया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि द ऑथराइजेशंस फॉर द विथड्रॉल फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। तो देखिए कंसोलिडेशन फंड जो है तो प्रेसिडेंट का यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो प्रेसिडेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि भारत की संचित निधि से निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन, भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन जो है अनिवार्य है। देखिए पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करना है तो पार्लियामेंट में जो इसका पावर है, यानी कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति तो भारत के संसद में इसको जो है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर पावर है कि डिस्प्यूट सेटल करता है सेंटर एंड स्टेट। तो देखिए सेंटर वर्सेज स्टेट या फिर स्टेट वर्सेज स्टेट, ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है, यानी कि इसकी मूल अधिकारता के अंतर्गत आता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैव द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ओवर द अंडमान एंड निकोबार। अब देखिए भारत का अगर यहाँ पर मैप ऐसे बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार है, तो इसका जो है जुरिडिक्शन जो है यहाँ पर दिया गया है कोलकाता हाई कोर्ट को। तो करेक्ट उत्तर इसका बी से होगा, कोलकाता हाई कोर्ट इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सिटीजन्स स्टेइंग इन इंडिया, ब्रिटिश या फिर फॉरेनर कोई भी यहाँ पर हो सकता है, स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम द राइट टू, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। इसको व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिलेगा। इसके अलावा इक्वलिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल 14 है ये भी इसको मिल जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये भी मिल जाएगा 21 में। फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी मिल जाएगा 25 से 28 तक ये भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन आर्टिकल 19 में जो है ये नहीं मिलेगा, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय द बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अनुच्छेद जो है यानी कि आर्टिकल 32 में ऐसा कहा गया है बी आर अम्बेडकर के द्वारा, तो इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद जो है ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 32। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु की सबिता श्री भास्कर, तो कहाँ की है सबिता श्री भास्कर, तमिलनाडु की है। ये महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, तो भारत की किस नंबर की बनी है, तो ये 23वें नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है, तो यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए एयर बबल जो है वो किसके रूप में कार्य करता है, यानी कि पानी में हवा का बुलबुला कैसा काम करता है, तो कनकेव लेंस इसका सही उत्तर होगा, यानी कि अवतल लेंस इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हेन अ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल, यानी कि देखिए कोई मिरर है इसको एंगल से हम रोटेट कर रहे हैं तो वो रोटेटेड बाय एंगल थीटा, यानी थीटा से रोटेट हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेट। देखिए रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा ही इसका सही उत्तर होगा, यानी कि थीटा इसका सही उत्तर होगा, यानी कि सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो थीटा इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग, देखिए घरेलू जो यहाँ पर विद्युत तार होते हैं तो घर का जो कनेक्शन जो करते हैं वो पैरेलल में होता है। अब बोलिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि अगर सभी को अगर सीरीज में लगा देंगे, ध्यान रखिएगा सीरीज में अगर सभी को लगा देंगे तो क्या होगा, एक अगर खराब होगा तो सारे खराब हो जाएगा, इसलिए पैरेलल कनेक्शन करते हैं, यानी कि समानांतर क्रम में लगाते हैं घरेलू विद्युत तार को।
अब देखिए क्वेश्चन है कि द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल इन द टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। तो ये टेक्निक को क्या कहते हैं जो ट्रांसमिट करता है ऑडियो सिग्नल इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसका सही उत्तर होगा, यानी कि आवृत्ति मॉडुलन इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ द 4 मंथ। अब देखिए हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ दिया हुआ है 4 मंथ, तो 3/4 ऑफ द सब्सटेंसेस विल डीके इन। तो देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा कि अगर कोई सब्सटेंसेस है तो यानी कि 4 महीने में आधा हो रहा है, तो देखिए आधा बचा, यानी कि आधा आधा बच गया। अब देखिए आधा का आधा यानी आधा का आधा जो है डीके होगा फिर से 4 मंथ में, यानी कि आधा का आधा कितना होता है 1/4। तो देखिए 1/4 और प्लस 1/2 पहले डीके हुआ था, सॉरी 1/4 प्लस 1/2 तो हो गया 3/4। टोटल मंथ कितना लग रहा है 4 और 4, तो 8 महीने इसके लगेगा 3/4 ऑफ डीके होने में। और वीवीआई कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए एक बार और समझाता हूँ, जैसे टी हाफ दिया हुआ है 4 महीने लगते हैं, यानी किसी को डीके मतलब होने में सब्सटेंसेस को रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस है डीके होने में 4 महीने लगते हैं आधा। अब देखिए आधा तो बच गया ना, अब आधा का मान लेते हैं आधा, आधा का आधा यहाँ पर डीके होने में फिर से 4 महीना लग गया। तो देखिए आधा का आधा कितना हो गया, यहाँ इसको करिएगा तो 1/4 होता है। अब देखिए ये तो आधा था, अब ये हो गया 1 यानी कि 1/2 प्लस 1/4, ये जो है इसको करने में कितना लगा, तो 4 + 4, तो 3/4 इसको हो जाएगा 8 महीने में। तो इस तरह से 8 महीने इसका सही उत्तर होगा। तो रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, 3/4 क्षय होने में 8 महीने इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द ग्लासेस कैन कट अल्ट्रा वायलेट रे, यानी कि परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है। तो यह क्रुक्स ग्लास, क्रुक्स ग्लास जो है परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है। उसके देखिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए एग्जॉस्ट, यानी कि हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन रेचन के रूप में यानी एग्जॉस्ट के रूप में तो पानी निकालता है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, H2O। और देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जो है मिक्सचर ऑफ फर्टिलाइजर, तो NPK होता है, यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटासियम। NPK कितने होता है रेशियो में, 4:2:1। इसको भी ध्यान रखिएगा, NPK इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए मोस्ट रेडियो एक रिएक्टिव एमंग द जो है हेलोजन, हेलोजन में तो देखिए ध्यान रखिएगा FON ये होता है फ्लोरीन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट रिएक्टिव जो है हेलोजन में फ्लोरीन होता है, यानी हेलोजन में सबसे अभिक्रियाशील क्या है तो फ्लोरीन है। उसके देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइड स्टेम, यानी कि रूपांतरित स्तंभ है, तो आलू इसका सही उत्तर होगा, यानी पोटैटो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल फंक्शनल एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स। तो देखिए फंजाई दैट इज अ कवक और रूट ऑफ द हायर प्लांट, यानी कि उच्चतर पादपों की जड़ी के बीच सहचर्य है, यानी कि ध्यान रखिएगा तो एसोसिएशन फॉर्म करता है। तो ये क्या है, तो माइकोरेजिया, यानी कि कवक मूल है, तो माइकोरेजिया इसका सही उत्तर होगा, दैट इज अ कवक मूल। उसके देखिए ओनली स्नेक दैट बिल्ड्स ए नेस्ट, यानी कि एकमात्र सर्प है जो घोंसला बनाता है। तो घोंसला कौन बनाता है, तो किंग कोबरा, किंग कोबरा इसका सही उत्तर होगा, यानी नागराज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये क्या है, अनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर नॉन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड होता है, यानी कि रक्त का थक्का ही नहीं जमता, और इसके लिए जिम्मेदार है विटामिन के की कमी, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यानी कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन ना होना। अब देखिए ये है आपका सभी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 55th कि व्हेन एंट वाइट, यानी कि चींटियां काटती है तो क्या निकलता है, तो इंजेक्ट हो जाती है फॉर्मिकम। तो कई बार एग्जाम में आ चुका है और इसको वीवीआई ध्यान रखिएगा कि जब चींटियां काटती है तो यहाँ पर इंजेक्ट होती है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों
इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि पूरे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं जनरल अवेयरनेस के। तो और भी पेपर इस चैनल पे लगातार डिस्कशन होते रहेंगे। तो बस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।